Good morning, class. See, we are on this seventh chapter of NCERT, that is P block. We have already discussed it in our very first lecture of this chapter कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होने वाले हैं, इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की थी. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और कैटिनेशन was the last topic that we discussed in the very last lecture. Now coming on to their oxidation state. हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कभी कभी एलिमेंट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे, कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएंगे. तो इस बात को समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है और उससे हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स जस्ट सी व्हाट इट इज़. अगर ये बात हमें इतनी छोटी सी चीज़ अगर हमें समझ आ जाती है तो हमें दोबारा कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी इस चीज़ को समझने में या इस कंसेप्ट में कि किस तरीके से हम लोग डिसाइड करें कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी. लेट अस सी ओवर हियर. यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट जो हम ऑलरेडी बहुत पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है या नहीं आते उनके लिए हम लोग दोबारा कर लेते हैं. सी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर आपका घर है एंड लेट जस्ट मार्क दिस पोजीशन एज 0. ठीक है, यहाँ पर स्कूल है. लेट जस्ट मार्क दिस पोजीशन एज 8. हमने ये स्केल 0 से 8 का क्यों लिया है, लेट मी एक्सप्लेन यू. किसी भी एटम के लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करता ही क्यों है, ऑब्वियसली स्टेबल होने के लिए, राइट. स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया किसी एटम के लिए क्या है कि उसकी वैलेंस शेल शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड. उसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए. वो तो अभी क्या पॉसिबल कंडीशन होती है उसके पास, ये हो सकता है कि ये अगर आपका एटम है और ये उसकी वैलेंस शेल है तो इसमें ये उसकी वैलेंस शेल है तो इसमें या तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये क्या करे, या तो 5 इलेक्ट्रॉन 8 बनाने उसको, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, या फिर क्या करे पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो जो अंदर वाली शेल है वो तो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है. तो दोनों तरीके से ये एटम अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है. तो दो तरीके होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन लूज़ करे. नाउ कमिंग ऑन टू कि कब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे कब इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. देखो, अगर मान लो आपका कोई एटम है, सोडियम हम ले लेते हैं Na, वो कहाँ, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1. ठीक है, तो लेट अस से कि आप लोग 1 के पॉइंट पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर बारिश आ जाती है एकदम से. ठीक है, तो बचने के लिए आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे, स्कूल या घर. ऑब्वियसली आप घर की तरफ जाओगे बिकॉज इट विल रिक्वायर लेस ऑफ एनर्जी, दैट इज़ लेस ऑफ एफर्ट, एंड जल्दी से आप घर पहुँच जाओगे और बारिश से बच सकते हो. ठीक है, दैट वुड बी अ स्टेबल कंडीशन फॉर यू. सो दैट इज़ वाई जो एटम 1 पे खड़ा है जिसकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज सोडियम, और उसके ग्रुप्स के बाकी एलिमेंट्स, वो क्या करेंगे, स्टेबल होने के लिए उन्हें 2 क्राइटेरिया उनके पास हैं, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तब वो 8 पर पहुंच पाएंगे, या फिर जो उनके पास एक वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको वो निकाल दें तो उनकी जो अंदर वाली शेल है वो तो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड है ही, तो वो स्टेबल हो जाएंगे. सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन छोड़ना सोडियम के लिए एक easy option है, and that is why you always found alkali metals in +1 oxidation state, क्योंकि इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना ही easy होता है. सिमिलरली अगर 2 पर खड़े हैं आप, 3 पर खड़े हैं, ठीक है, तो इन तीनों ही कंडीशन में आपके लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाना बेटर है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान है. सिमिलरली अगर आप 5, 6 और 7 पर हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो जाएगा, तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. लेकिन अगर आप 4th पोजीशन पर हैं तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है. नाउ द थिंग इज़ कि क्या हमेशा एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ ही करेगा अगर वो लूज़ कर रहा है तो, या गेन ही करेगा अगर वो गेन कर रहा है तो. लूज़ करना या गेन करना एटम का इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करता है कि सामने कौन सा एटम प्रेजेंट है. येस एग्जैक्टली, यू हर्ड मी राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिस्कस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आपको पता है +1 में भी रह सकता है, प्रोटॉन भी बना सकता है और हाइड्राइड आयन भी बना सकता है. दैट मीन्स इट्स अ मेटलॉइड, इट कैन इवन गेन इलेक्ट्रॉन और इट कैन इवन लूज़ इलेक्ट्रॉन. तो ये गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को और लूज़ भी कर सकता है. कैसे और कब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, हमें पता चलता है जब ये किसी न किसी एटम के साथ जुड़ जाता है. अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला एटम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला एलिमेंट
हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो हमें इलेक्ट्रॉन, एटम को इलेक्ट्रॉन देने हैं या लेने हैं, ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि सामने कौन सा एटम प्रेजेंट है। अगर सामने उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटम प्रेजेंट है तो उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो अगर सामने वाले एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा। लूज़ करना पड़ेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज़ कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला एलिमेंट उससे कम स्ट्रॉन्ग है तो हाइड्रोजन क्या प्रेफर करेगा कि मैं सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लूँ। तो अगर लेने की कंडीशन आएगी तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होगा? वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होगा। दैट्स वाई इट विल फॉर्म हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है कि आपका एटम पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में, ये बात डिसाइड करती है कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग नाइट्रोजन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके पास नाइट्रोजन है, NH3 बना रहा है, नाइट्रोजन है N2O5 बना रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव में प्रेजेंट है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मान लो X ले लिया आपने नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सी 3 हाइड्रोजन्स है तो क्या होगा? +3, टोटल चार्ज 0। सो X की वैल्यू कितनी आएगी? -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -3। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होता है -3 में, ये नाइट्रोजन है। अब आप पूछोगे क्या हमेशा नाइट्रोजन -3 में ही रहेगा? तो देखो N2O5 ले लेते हैं। N2O5 में निकालोगे अगर तो इसका 2x ले लो। ऑक्सीजन -2 में रहता है। अभी देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज़्यादा राइट की तरफ प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के बाद आता है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन यहाँ माइनस में रहेगा तो -2 में रहता है, टोटल चार्ज 0। सो 2x - 10 = 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? +5। तो यहाँ क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया +5 के अंदर। एक नाइट्रोजन किसके अंदर है? +5 के अंदर है। तो अब आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी कि अब हम कैसे पता चलाएंगे या कैसे पता हमें चलेगा कि किस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, और कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। बहुत ही कैसे? आपको बस ये देखना है कि नाइट्रोजन जुड़ा किससे है। यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़ेंगे? नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसके पास होते हैं 5। तो अगर लेगा तो कितने लेगा? 3। तो इसीलिए किस में एग्जिस्ट करेगा? -3 में। 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, तो किस में एग्जिस्ट करेगा? -3 में। लेकिन जब इसके पास उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट हो गया है तो इसे इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ेंगे तो कितने छोड़ेंगे कि स्टेबल हो जाए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए ये छोड़ेगा तो कितने में स्टेबल रहेगा? +5 में। ठीक है, लेकिन अगर आप +5 जितनी एनर्जी नहीं देते हो, अगर आपने +5 जितनी एनर्जी नहीं दी, इसको थोड़ी कम एनर्जी दी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है क्या होती है? 2s2 2p3। अगर कम एनर्जी दी तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलने की बजाय सिर्फ 3 ही निकल पाएंगे पीछे के, तो तब ये क्या बना लेगा? +3। अदरवाइज ज़्यादा दे दी तो क्या बनाएगा? +5। तो इसीलिए नाइट्रोजन जब छोड़ेगा तो +5 +3 में रहेगा, और जब लेगा तो किस में रहेगा? -3 में। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसकी कितनी हो सकती है। तो प्लस या माइनस डिपेंड करता है कि सामने कौन प्रेजेंट है। ठीक है, और कितना प्लस होगा और कितना माइनस होगा ये डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं। ओके, चलो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। या हियर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग बात करें 16th ग्रुप एलिमेंट्स की। 16th ग्रुप एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है क्या होती है? NS2 NP4, राइट। तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो आपको पता है जनरली अगर इसकी चॉइस होगी, अगर इसके पास चॉइस होगी तो क्या होगा? अगर चॉइस इसके पास आ जाती है तो क्या होगा कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहेगा, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ऐसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ये किस में रहता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली रहता है। ओके,
अगर इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई नहीं आके लग रहा है तो ये क्या होंगे, -2 में रहेंगे। हालांकि आपको पता है कि ऑक्सीजन -1 और -12 भी शो कर सकता है इन परऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, अभी ये देखें, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है। पीरियोडिक टेबल अगर हम बात करें तो यू नो इट लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको गेन करना है, -2 में वो रहेगा, लेकिन कब कब -2 में रहेगा वो देखो। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी है दिखने में। ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है आपका, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ नियॉन है। लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ तो सब कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ना इस पोजीशन में। तो यहाँ अगर यहाँ का कोई एलिमेंट, इतने ब्लॉक का कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ जुड़ेगा तो ऑक्सीजन हमेशा माइनस में ही रहेगा, क्योंकि इन सब के कंपैरिजन में तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही। तो यहाँ के जो एलिमेंट्स हैं 16th ग्रुप से नीचे नीचे एलिमेंट्स जब ऑक्सीजन के साथ या उसके ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ लगेंगे तो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स नेगेटिव में रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर 16th ग्रुप के एलिमेंट्स, दिस इज़ योर 16th ग्रुप, 17th ग्रुप यानी कि हेलोजन एलिमेंट्स के साथ जुड़ते हैं, तो आपको पता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कैल्कुजन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके हेलोजन्स के साथ ऑक्सीजन के एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन किस में चला जाएगा, पॉजिटिव स्टेट में। यस, ऑक्सीजन किस में चला जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन या उसके एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूनियम, ये सब किस में चले जाएंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे अगर वो हेलोजन के साथ जुड़ रहे हैं तो। अदरवाइज वो सब क्या शो करेंगे, -2। ओके, सी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पर अगर हम आएँ तो आपको पता है कि ऑक्सीजन सिर्फ कितनी बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा वो बना ही नहीं सकता। कैसे पता चलता है बॉन्ड कितनी बन रही है, वो देखें इधर, ये देखो ऑक्सीजन के ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड बनाते हैं, तो 2s2 2p2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2। ठीक है, लेकिन ये देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, एक लोन पेयर s ऑर्बिटल का, और ये क्या है, सॉरी सेकेंड शेल का लोन पेयर है ये, और ये क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या नहीं कर सकता, अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड नहीं करता, और क्या करता है, सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, डी ब्लॉक होता है ना पीछे, इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे डी ब्लॉक आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन कराते हैं, अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। तो सल्फर 6 बॉन्ड तक बना सकता है क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है। अदरवाइज ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, इससे ज़्यादा वो बियर नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर वो 2 ही बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, देखो वो 2 ही कंपाउंड बना सकता है फ्लोरीन के साथ, OF2 एंड O2F2। ये बिल्कुल ऑक्साइड और परऑक्साइड के जैसे ही है यहाँ पर, लेकिन हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स नहीं बोलते हैं, हम इन्हें बोलते हैं फ्लोराइड्स, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स आर नोन एज फ्लोराइड्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन +2 में रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन +1 में रहेगा। बाकी सब क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बारी आएगी तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, देखो 2p4 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ सकते हैं। ये देखो 2p4 कैसे होता है, थोड़ी सी दोगे एनर्जी +2, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, थोड़ी ज़्यादा दोगे ये वाले भी निकल जाएंगे तो +4, और ज़्यादा दे दी तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स भी निकल जाएंगे, तो किस में एग्जिस्ट करेंगे, +6। तो +6 +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी सभी शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर वो शो कर रहे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास। आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग चीज़ है, ये सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है? इसको ध्यान से सुनना, बहुत सवाल इसके ऊपर आते हैं। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आपको ये पता अगर करना है कि गिवन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में या रिड्यूसिंग है। तो देखो, मान लो आपको दे दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभी आपको पता है O2 की फॉर्म में है, तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, क्या है ये? तो देखो इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। अगर ये प्लस में जाए तो किस में जा सकता है? +1 भी शो कर सकता है, +2 भी शो कर सकता है, राइट? क्या क्या कर सकता है ये? +1 और +2। तो चाहे तो +1 में चला जाए, चाहे तो +2 में चला जाए। माइनस में जाने की अगर बात करें तो -1 में भी जा सकता है, -2 में भी जा सकता है। अभी किस में है? O2 ज़ीरो में है। दैट मीन्स वो +1 +2 में जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो दूसरे का रिडक्शन कर देगा, तो इसीलिए क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सॉरी, इट वुड बी व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके, हेयर इट वॉज, ये O2 था, ज़ीरो में था, +1 +2 में जा सकता है। सिमिलरली -1 -2 में भी जा सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो जिसके इलेक्ट्रॉन लेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स O2 कैन बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसे सब्सटेंसेस जो रिड्यूस भी हो सकें और जो ऑक्सीडाइज भी हो सकें, वो देते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चन आपसे देखो कितने तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा क्या O2 डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है? तो यस, आपको क्या देखना पड़ेगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए? ये देखना है कि क्या आप उसे ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो, क्या रिड्यूस भी कर सकते हो, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्या उससे कम भी हो सकती है। अगर ये कंडीशन है तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो होगी। अगर ऐसा नहीं है तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, और क्या हो सकता है, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, सोडियम है आपके पास, ठीक है, क्या ले लिया है आपने? सोडियम ले लिया है। सोडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? +1। और किस में कर सकता है? किसी में भी नहीं। इसकी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1। सिर्फ ये इसी में स्टेबल होगा। एल्कली मेटल है, आपको पता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा? नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। तो इसीलिए सोडियम विल नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड ऑलवेज बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, अब अगर आपसे बात की जाए, देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये बहुत ही, और लॉजिकल हैं। आपको देखना आपसे कितने क्वेश्चन, कितने कंपाउंड्स बना सकते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे। अभी देखो फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया SF4 है, क्या SF4 है आपके पास, और आपसे पूछा है, आपको बताना है हाउ SF4 विल बिहेव, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपसे पूछ सकता है वाई डू SF4 बिहेव एज, या फिर कैन SF4 शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। तो आप कैसे इसको आंसर करोगे वो देखो। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन माइनस में रहेगा, सल्फर प्लस में रहेगा, तो कितना प्लस होगा इसका? +4 होगा। अभी अभी हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बात आती है तो ये +4 में भी हो सकते हैं, ये +6 में भी हो सकते हैं, और ये +2 में भी हो सकते हैं। तो सल्फ़र +2 में भी जा सकता है और सल्फ़र +6 में भी जा सकता है। सल्फ़र ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, सल्फ़र रिड्यूस भी हो सकता है। तो सल्फ़र रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा और SF4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। दैट मीन्स SF4 कैन शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि ये बढ़ा भी सकता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ से डिक्रीज़ भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखने से हमें पता चलेगा कि किस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि गिवन कंपाउंड रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने चाहे वो सवाल बना सकता है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि SF4 एग्जिस्ट करता है लेकिन OF4 एग्जिस्ट नहीं करता। क्या?
SF4 आपने देखा एग्जिस्ट करता है, लेकिन OF4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो OF4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है और वो 4 फ्लोरीन को अपने ऊपर एकोमोडेट नहीं कर सकता, तो इसीलिए SF4 एग्जिस्ट नहीं करता। यही मैं बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अदर एलिमेंट्स कैन शो +4 +2 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल वैकेंट है, तो एक्साइट करा के अपने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर कराएंगे और फिर बॉन्ड बना लेंगे। ये देखो +2 में अगर है तो उसे +4 और +6 में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन क्या डिक्रीज़ कर सकते हैं इनको? हाँ, इन्हें डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। कैसे कैसे कर सकते हो? देखो, अगर E आपके पास अगर कोई इसका कोई एलिमेंट +4 और +6 में है, मतलब +2 में है, तो +4 +6 में जा सकता है और -2 में भी जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, जनरली अगर +2 में है, लाइक जैसे SF2 ले लिया मैंने, तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो फ्लोरीन के साथ नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, पॉजिटिव में ही जाएगा। पॉजिटिव में +4 होगा, +6 होगा, तो हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर +4 में है तो +6 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, तो इसीलिए दोनों की तरह बिहेव करेगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। लेकिन अगर +6 में है तो +6 में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस। तो रिड्यूस होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेगा। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू, देन वी कैन मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई, इससे क्वेश्चन हमने देख लें कि कैसे आते हैं। लेट्स जस्ट सी नेक्स्ट क्या है हमारे पास। केमिकल रिएक्टिविटी पे हम चलते हैं। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखो हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हम इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ हमें इनकी रिएक्टिविटी देखनी है। अब देखो सारे क्वेश्चंस के सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे धीरे धीरे, कि कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब क्या, कब कैसे। तो देखो हाइड्रोजन क्या है भाई? अगर आप कंपेयर करो हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के ग्रुप के साथ, तो आपको पता है कि ये वाला ग्रुप जो है 16th ग्रुप जो है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही है। ठीक है, तो क्या होगा? ये सब नेगेटिव में रहेंगे और हाइड्रोजन पॉजिटिव में रहेगा, तो इसीलिए क्या होगा? इनकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और हाइड्रोजन की पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव में रहने वाले हैं तो नेगेटिव में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं? ये 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। तो जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, एंड दैट इज़ वाई दे फॉर्म जनरल हाइड्राइड्स एज H2E। फॉर एग्जाम्पल H2O, H2S, H2Se, H2TE एंड H2PO। H2PO हालांकि आपको पता ही है कि रेयर प्रेजेंट होगा। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखो फिजिकल क्या है, कि H2O कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस लिक्विड होता है, जबकि बाकी जो हाइड्राइड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और उनकी स्मेल बैड होती है और जनरली पॉइजनस होती हैं गैसेस। फॉर एग्जांपल H2S हम लोगों को पता है कि ग्रुप एनालिसिस जब हम करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं लैब में, तो H2S गैस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कि उसकी स्मेल रॉटन एग जैसी होती है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है, एंड इट इज़ पॉइजनस टू। ठीक है, हार्मफुल होती है हमारे लिए। H2O जो है, अब यहाँ से बहुत अच्छा सवाल आता है। सी H2O इज़ अ लिक्विड, लेकिन बाकी सबके लिए क्या लिखा है? पॉइजनस गैस। एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लेकिन पानी हमारे लिए एक इतना असेंशियल कंपाउंड है, लाइक वी कैन थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट वाटर, लेकिन हमारे पास जो दूसरे हाइड्रेट्स हैं इसी के, वो क्या है? पॉइजनस है नेचर में। ठीक है, तो ये तो इतना मतलब इतना डाइवर्सिटी है सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि H2O लिक्विड है, जबकि बाकी सब के लिए हमने क्या लिखा है? गैस है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे, दैट डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो वंडरफुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती हैं, तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे तो गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ऊपर लिक्विड है H2 और नीचे वाले सब क्या हैं? गैसेस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है दैट H2O इज़ अ लिक्विड वाइल H2S इज़ अ गैस।
H2SE इज़ अ गैस. वाई इज़ इट सो? क्योंकि बाकी सब के अंदर, यहाँ इन सब के अंदर तो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं या डाइपोल मोमेंट अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है वाटर में, आपको पता है यहाँ पर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे और पास आने की वजह से इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लेकिन बाकी सब किस में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. तो दैट इज़ वाई H2O इज़ अ लिक्विड वाइल H2S एंड अदर कंपाउंड्स आर गैसेस. तो इसके बाकी हाइड्राइड गैसेस होने वाले हैं, लेकिन वाटर क्या होता है, लिक्विड. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इनके बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग सुनेंगे. आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, ये सल्फर, ये सिलीनियम, ठीक है. तो ये इनके एटम्स हैं. और हाइड्रोजन कैसे भाई, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं दो ऑक्सीजन के ऊपर, ये सल्फर के ऊपर दो हाइड्रोजन लगे हैं, और ये सिलीनियम के ऊपर दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं. तो अब मुझे आप बता, अगर हम इसका बॉन्ड एंगल देखें तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा. बॉन्ड एंगल ये होता है ना, ये वाला एंगल बॉन्ड एंगल होता है. तो ये बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ये देखो बॉन्ड एंगल, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जा रहा है. यू कैन सी ओवर है. ऑक्सीजन के लिए देखो 104.5 डिग्री, सल्फर 92.1 डिग्री, सिलीनियम 91 डिग्री. यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर HOH या HEH, ई का मतलब है एलिमेंट, तो दो हाइड्रोजन और एलिमेंट के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज होता जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बहुत थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है. मैं इसको देखते हैं ध्यान से. देखो इधर हम लोग कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर. ये ऑक्सीजन है और ये है आपका सल्फर एटम, ठीक है. इस पे यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये हो गए दो हाइड्रोजन 1 and 2. इस पे दो हाइड्रोजन लगे हैं 1 and 2, ठीक है. ऊपर आपको पता है लोन पेयर भी हैं, दोनों के पास दो दो लोन पेयर हैं. तो देखो होगा क्या, यहाँ पे दोनों के पास लोन पेयर तो सेम है, तो लोन पेयर रिपल्शन तो सेम होने वाला है दोनों में, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है. लोन पेयर रिपल्शन तो सेम ही होगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो देखो, यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है. तो ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होने की वजह से ये दो हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब हैं. तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होगा. क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत होगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं ऑक्सीजन के छोटे साइज़ की वजह से. लेकिन यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे ही सल्फ़र आया इसका साइज़ बढ़ गया, तो इसके ऊपर जो दो एटम लगे हैं वो क्या हो जाएंगे, जो दो हाइड्रोजन लगे हैं वो क्या होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, तो थोड़ा दूर दूर होंगे एक दूसरे से. तो बॉन्ड एंगल रिपल्शन क्या, बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है. इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन को ज़्यादा अपने करीब रखेगा. तो छोटी चीज़ के ऊपर अगर दो एटम्स करीब करीब रखोगे तो पास पास आ जाएंगे, पास पास आने से बॉन्ड एंगल रिपल्शन बढ़ेगी. सल्फ़र लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सल्फ़र हाइड्रोजन्स को थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ लंबी होंगी. लंबी होने की वजह से ये जो दो हाइड्रोजन्स है ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए इनकी बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगी. तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होने से क्या होता है, हाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होने से देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, इसमें और इसमें रिपल्शन है, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर मूव करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इधर मूव करेगा, और इससे बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा. हमेशा याद रखना, लोन पेयर रिपल्शन अगर ज़्यादा होती है तो लोन पेयर नीचे की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड अंदर की तरफ घुस जाती हैं और बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ होता है. तो अगर लोन पेयर रिपल्शन बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाता है. लेकिन अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगी तो दोनों बॉन्ड एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आपने देखा है अभी कि मैं दोबारा से एक बार बोल देती हूँ कि ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस एटम मोर देन इन केस ऑफ सल्फर. तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन छोटे एटम पे कंसनट्रेटेड हैं, सो दे आर गोइंग टू बी नियरर टू ईच अदर. दिस इंक्रीजेज बॉन्ड पेयर रिपल्शन
ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अब इस रिपल्शन को कम करने के लिए दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन थोड़े दूर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से अपनी तरफ ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा, तो सल्फर से दूर रहेंगे, दैट मीन्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो इसीलिए बॉन्ड पर रिपल्शन कम होगा और बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर कम प्रेजेंट होगा। तो दिस वॉज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एज कंसेप्ट। तो बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि डाउन द ग्रुप जाने पर HEH बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता है, या वाई H2HOH बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन HSH। दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर। ये देखो यहाँ पर हम कह रहे हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एंड हाइड्रोजन स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। स्टार्ट की स्पेलिंग आई हैव रिटन इट रॉन्ग, तो करेक्ट कर लेना। स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, सो द H2O in H2O the two hydrogen atoms are present nearer to each other, due to which there is greater bond pair repulsion in water, therefore bond angle increases. I hope this is clear. तो बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई, दो हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर चले गए, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट बॉन्ड एंगल। नाउ कमिंग ऑन टू देयर एसिडिक करेक्टर। अब हम एसिडिक करेक्टर से क्या कहना चाह रहे हैं तो उसको देखते हैं। देखो एसिडिक करेक्टर का क्या मतलब है। एसिडिक होने का मतलब है दे लूजेस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन लूज करेंगे। अब देखो इनके पास क्या H2O है, हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा H पॉजिटिव निकालेगा तो एसिडिक हो जाएगा नेचर में। अगर हम कंपेयर करें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखने में बस एक ही काम करना है कि कौन कितनी जल्दी H पॉजिटिव छोड़ देगा। तो इसको देखो कौन कितनी जल्दी छोड़ेगा। अगर ऑक्सीजन है ये आपका, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये सल्फ़र है, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था, ये सल्फ़र है और ये हाइड्रोजन है। तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाओगे एटम का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, एलिमेंट और हाइड्रोजन की इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, दैट मीन्स H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि बॉन्ड टूटना आसान हो जाता है तो H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर H पॉजिटिव का निकलना आसान हो रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो इसको देखो कितने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इसी के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? बॉन्ड लेंथ का सवाल आ सकता है सबसे पहले तो। लेट्स जस्ट सी एसिडिक करेक्टर इज ऑल अबाउट द टेंडेंसी टू लूज H पॉजिटिव। सो अगर हम लोग बात करें एसिडिक करेक्टर की तो वी आर टॉकिंग अबाउट देयर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग H पॉजिटिव। डाउन द ग्रुप जाने पर सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा, जिससे कि क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज़ मोर थर्मली स्टेबल, या पूछा जा सकता है डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हो जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब अगर आप टेम्परेचर के अगेंस्ट उसे रखेंगे तो वो कम स्टेबल होगा। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब है डाउन द ग्रुप जाने पर टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो बॉन्ड टूटना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो गई है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई थी तो अब कम एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी से बॉन्ड टूट जाएगी। तो बॉन्ड आसानी से टूटेगी तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ ही इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन अगर H पॉजिटिव निकल रहा है तो आपको पता है जो भी इस H पॉजिटिव को लेगा उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नथिंग बट रिडक्शन। तो यानी कि जितनी जल्दी H पॉजिटिव वो छोड़ेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। सो दीज आर नॉट जस्ट एसिडिक इन नेचर बट दे आर ऑल्सो रिड्यूसिंग इन नेचर। तो डाउन द ग्रुप जाने पर अब देखो कैसे कैसे इसका ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये क्लियर है तो आप बता पाओगे आसानी से। बॉन्ड स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड लंबी होती जा रही है, लंबी बॉन्ड्स वीक होती हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो वाटर की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी और टिलूरियम के लिए सबसे कम। थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड जितनी लंबी होगी उसको तोड़ना उतना आसान होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। दैट मीन्स ऊपर वाले कंपाउंड्स थर्मली स्टेबल होंगे एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले।
बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी कि किसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, तो पानी को, देन H2S, देन H2SE, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड तोड़ना आसान हो रहा है। तो अगर बॉन्ड तोड़ना आसान हो रहा है तो एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज हो जाएगा। तो H2TE सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो सबसे जल्दी H पॉजिटिव निकालेगा, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो इसके रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी का ऑर्डर होगा ये। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसी से 5 से 6 सवाल बन गए हैं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी क्या क्या होगी। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस बना सकता है वो। इस कंसेप्ट पे 2-3 कंसेप्ट हमने पढ़े हैं बस। आपसे पूछ सकता है सबसे पहले तो कि H2O जो है वो लिक्विड होता है और बाकी सब गैसेस क्यों होती हैं। ठीक है, H2O is liquid, otherwise all the compounds या hydrides are gases because of hydrogen bonding. Now बॉन्ड एंगल के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, तो वो हमने बात कर ली। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, हाइड्रोजन दूर जाएंगे, बॉन्ड पे रिपल्शन घटेगा, तो इसीलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की एसिडिक कैरेक्टर के ऊपर। आपसे एसिडिक कैरेक्टर पे सवाल किया जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, थर्मल स्टेबिलिटी पर आ सकता है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी पर आ सकता है। ठीक है, कि किसकी रिड्यूसिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड, और क्वेश्चंस को पूछने की लैंग्वेज भी हर बार अलग अलग होगी। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कंसेप्ट सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए कि इन कंसेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आपको ये पता चल गया कि ठीक है डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं है, आपको एक नंबर में ही सारे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। चैप्टर आता तो 5 to 6 मार्क्स का है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लाइक 7 मार्क्स का चैप्टर आता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि पार्ट्स में आएगा। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पार्ट दे दिए जाएंगे 1-1 मार्क के, तो आपको टू द पॉइंट एकदम प्रिसाइज आंसर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है कि उसने पूछा बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप जाने पे, तो आप पूरी स्टोरी नहीं लिख सकते। तो इनऑर्गेनिक में टू द पॉइंट बातें करनी है, कीवर्ड्स होते हैं कुछ, वो आपके आंसर्स में अगर इंक्लूडेड हैं तो एग्जामिनर उसको देखेगा, चेक करेगा और मार्क्स दे देगा। तो जैसे अभी बॉन्ड एंगल की अगर आंसर की बात करें तो इसके कीवर्ड्स हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस अंडरलाइन कर दो। ड्यू टू विच बॉन्ड एंगल रिपल्शन, बॉन्ड पे रिपल्शन डिक्रीजेस, इसको अंडरलाइन कर दो। देयरफॉर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। अगर एग्जामिनर को ये 2 कीवर्ड दिख गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेस, बॉन्ड पे रिपल्शन डिक्रीजेस, उसको और कुछ देखना ही नहीं है, वो आपका आंसर पढ़ेगा और करेक्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें यही हैं कि आपको टेक्निकल नॉलेज कंसेप्ट की कितनी है। तो टू द पॉइंट आंसर वही बच्चा लिख सकता है जिसको कंसेप्ट क्लियर है। अदरवाइज जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर वो स्टोरी बनाते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, या कुछ भी करके पूरा कंसेप्ट बनाएंगे, वहाँ पे उसको 5-6 लाइनों में लिखेंगे, तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। इतना ज़्यादा आपको प्रिसाइज होना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस इतना काफ़ी रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ तक के आपको सारे के सारे क्वेश्चंस NCERT के खुद ही ट्राई करने हैं। आपको सभी आंसर्स बुक के अंदर ही मिल जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे एज मच एज यू कैन। सो यहाँ तक कि NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल आप सभी ट्राई कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट टॉपिक। So that's it for today class. Thank you.